गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा। वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। बात करेंगे अब वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। काफ़ी टाइम से ये टॉपिक पेंडिंग पड़ा था आपने। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं करंट डिवीजन रूल, किस तरीके से करंट डिवीजन रूल को अपने को फॉलो करना है। तो हेडिंग लिखेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल की बात करेंगे। सबसे पहले आपको करंट डिवीजन रूल में फिर से दो ही रूल फॉलो करने हैं आपको। पहला है आर, एल या जेड हो, इन तीनों केस में सेम रूल रहेगा। जिस तरह से अपने सीरीज में बात की थी उसी तरह से अपने डेल्टा कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में बात करी थी, उसी तरीके से यहाँ बात करते हैं। तीनों ही फिगर में बना रहा हूँ पहले से। सबसे पहले अपने एक आर से लेके अपने इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने की कोई बात नहीं है, ये होता ही है एक्चुअल में, लेकिन अपने इसको याद करेंगे। याद क्यों करेंगे? ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े। प्रूव तो इसका कुछ नहीं है, वैसे ही करके बताता हूँ आपको कि किस तरीके से प्रूव। तो बहुत ही आसान है। Vs मान लेते हैं कोई वोल्टेज सोर्स। ये करंट I है तो यहाँ I1 करंट जाएगी और यहाँ I2 करंट जाएगी। सबसे पहले अपने देखते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अगर यहाँ Vs वोल्टेज है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, Vs वोल्टेज। इस करंट की मैं बात करूँ, I1 की बात करूँ तो मैं I1 की करंट की वैल्यू आएगी Vs बाई R1। इसी तरह से I2 की बात करूँ तो Vs बाई R2। अब मेरे को जो है करंट किसकी फॉर्म में लिखनी है, आई की फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है कि करंट डिवीजन रूल अपने को बताता है कि ये आई करंट किस फॉर्म में यहाँ और यहाँ ये दो सब कंपोनेंट में डिवाइड होगी ना अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। तो वो कितनी होगी आई की वेरिएबल फॉर्म में। तो कितनी होगी, जैसे ये यहाँ से एक इक्वेशन और अपने केसीएल की लिख सकते हैं। I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, I के बराबर। तो I1 प्लस I2 लिख लेते हैं। अब I1 प्लस I2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे Vs बाई R1 प्लस Vs बाई R2। ठीक है। अब Vs बाई R1 Vs बाई R2 करता हूं तो Vs कॉमन ले रखा हूं, इस तरीके से लिख सकता है इसको। ठीक है। तो I की वैल्यू अपने पास आ गई Vs मल्टीप्लाई बाई 1/R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। इस तरीके से I की वैल्यू आ गई है अपने पास। अब I की वैल्यू आ गई तो अपने को अगर I1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से अपने I की वैल्यू आ गई तो अपने Vs की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। Vs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से I मल्टीप्लाई बाई R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2।
ये बात आ गई आपके सामने, इसको मैं इधर रह गया, इसको इधर रह गया, ठीक है। वीएस की वैल्यू आ गई। अब वीएस की वैल्यू अगर I1 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो वीएस की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा I मल्टीप्लाई बाई R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब देखिए डिवाइड बाई क्या है 1/R1, ठीक है। 1/R1 है, ये R1 से R1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ये R1 से R1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, IR2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसी तरह से मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी, I2 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो I मल्टीप्लाई VS बाई R2 है, तो VS की वैल्यू कितनी है, ये है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, VS की वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 1/R2, ठीक है। ये R2 से R2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I मल्टीप्लाई बाई R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ये सिंपल सा इसका डेरिवेशन था, यहाँ एक तरीके से समझने का तरीका था। तो इसको समझ सकते हैं यहाँ से I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू कितनी आएगी। अब इससे यहाँ से आप एक नोट बनाएंगे किस तरीके से, ये I1 की वैल्यू है, जो I1 की वैल्यू है वो अपने को इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ I मल्टीप्लाई बाई I1 यहाँ है। तो जब भी दो R रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो I मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाई सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इस तरीके से लिखेंगे। किसी भी I की वैल्यू अगर अपने को लिखनी हो तो क्या करना है, टोटल सम ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से जैसे I2 की वैल्यू मैंने कैसे लिखी है, अब डायरेक्ट मेरे को लिखनी है I2 की वैल्यू, मेरे को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल करंट जिसको अपने को डिवाइड करना है, यही तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो टोटल करंट जिसको डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाई किसकी करंट निकालनी है, I2 करंट निकालनी है। I2 करंट का रेजिस्टेंस कितना है, R2, लेकिन R2 नहीं लिखना, क्या करना है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाई सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस। जितने भी पैरेलल ब्रांचेस दिख रही है उन रेजिस्टेंस का आपको सम लिख देना है। ये तो इसका प्रूव हुआ। अब अपने क्या डिस्कशन करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट मैं सबके लिए फॉर्मूले लिख देता हूं फटाफट। इस तरीके से अपने देख सकते हैं, कैपेसिटर के लिए भी देखेंगे अपने। सबसे पहले मैं देख रहा हूं R के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, फटाफट फॉर्मूले लिख लेते हैं अपने। एक इस तरीके से वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है Vs और उसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है R1, और एक और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है R2। समझ में आ रही है। इसकी टोटल करंट अगर I है तो ये I1 करंट होगी, ये I2 करंट होगी। इसी तरह से मैं पहले बात कर लेता हूँ इन तीनों की ही। इसी तरीके से सेकंड में प्लस माइनस, यहाँ Vs वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहाँ इंडक्टर की बात कर लेता हूँ मैं। इंडक्टर लगा हुआ है, एक और इंडक्टर लगा हुआ है। L1 वैल्यू है इसकी, L2 वैल्यू है इसकी, L2 वैल्यू है इसकी। I जो है टोटल करंट है, I1 करंट इसमें से जा रही है, I2 करंट इसमें से जा रही है, ठीक है। I2 करंट इसमें से जा रही है। तो अब मैं क्या बात करूंगा, इसी तरीके से इंपीडेंस की भी बात कर लेता हूं साथ में ही। Z1 इंपीडेंस ये है, Z2 इंपीडेंस ये है, ठीक है। I करंट जा रही है इसमें से, I1 करंट जा रही है इसमें से, I2 करंट जा रही है। अब अपने क्या बात करेंगे, इनके फॉर्मूले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है I1 की वैल्यू। रेजिस्टेंस के केस में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या लिखूंगा, टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाई सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस। इसी तरीके से I2 की वैल्यू लिखनी है, तो टोटल करंट जो भी है I और मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस I2 का अपोजिट रेजिस्टेंस R1 अपॉन में सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस। इसी तरीके से यहाँ भी लिख सकता हूँ, I1 की वैल्यू मेरे को लिखनी है, तो I1 की वैल्यू कितनी लिखूंगा, I मल्टीप्लाई बाई अपोजिट इंडक्टेंस अपॉन में सम ऑफ दीज टू इंडक्टेंस। ये सेम तरीके से अपने प्रूव कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को प्रूव किया था ना, उसी तरीके से।
इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट रिएक्ट इंडक्टेंस अपॉन सम ऑफ दीज टू इंडक्टेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह इसको लिख सकते हैं, I1 की जो वैल्यू लिखनी है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रिएक्टेंस सम ऑफ दीज टू रिएक्टेंस। I2 की वैल्यू अपने इसी तरह से लिख देंगे, अपोजिट डिवाइड बाई सम ऑफ। ठीक है, तो अब तक रूल इसको ऐसे अपने इसको रूल को किस तरीके से लिख सकते हैं, I की वैल्यू, I कुछ भी n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो I मल्टीप्लाई बाई टोटल, I टोटल मल्टीप्लाई बाई जो भी है रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, L या Z ऑफ अपोजिट ब्रांच सम ऑफ ऑल R, L या Z। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। टोटल सम जितना भी करंट का है मल्टीप्लाई बाय अपोजिट ब्रांच का R, L या Z डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल R, L या Z। अब इसकी बात हो चुकी है अपनी। इसके साथ ही मैं एक और बात कर लेता हूँ रेजिस्टेंस की। कैपेसिटी एक और चीज डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है प्लस माइनस Vs, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस तरीके से R1, R2। अभी तक अपने बात की थी इसमें दो ही रेजिस्टेंस थे, अब इस तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए रहेंगे। ये सीरीज चल रही है अप टू इस तरह का क्वेश्चन एक बार पिछले 2018 में गेट में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, तो अपने इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें करंट जो जा रही है I जा रही है टोटल करंट, और इसमें से करंट I1 है। सपोज कीजिए अपने को I1 फाइंड आउट करनी है, तो I1 फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं अपने I1। सबसे पहले अपने मेथड से देख लेते हैं, फिर बाद में अपने उसको देखेंगे किस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो I1 अगर अपने को फाइंड आउट करनी है तो मैं एक तो लिखता हूँ कि यहाँ जो पोटेंशियल V है तो यहाँ Vs लिख देता हूँ और यहाँ 0 लिख देता हूँ, तो V बाई R1। ठीक है, तो अब I1 की वैल्यू निकल गई, लेकिन इसके साथ ही मैं बोल सकता हूँ कि जो I की वैल्यू है, अगर मेरे को I की वैल्यू R इक्विवेलेंट निकालना पड़ जाए तो किस तरीके से निकालूंगा मैं, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ जाए तो मैं लिखता हूँ सबके सब पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू Rn। ठीक है, इस तरह की सीरीज बनेगी अपने पास। और उसके बाद में अपने को लिखना पड़ जाए कि मान लो I टोटल कितना है। अगर I टोटल लिखना है तो V अपॉन में R इक्विवेलेंट लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता, R इक्विवेलेंट लिखना पड़ता है। तो Vs अपॉन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू Rn। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब I की वैल्यू को दोबारा से लिखेंगे, I की वैल्यू को थोड़ा इसको क्या कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू Rn, 1/Rn डिवाइड बाई क्या कर सकता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया Vs। ये वाली टर्म पूरी की पूरी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और डिवाइड बाई क्या रह जाएगा 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, Vs की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, I1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn, और Vs की जगह वैल्यू आ जाएगी I1R1। ठीक है, Vs की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, I1R1। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस I1 को यहाँ रख रहा हूँ मैं, और इसके बाद में I1 अपने को निकालना है, तो I1 को यहाँ इधर ले आया। उसके बाद में
आई डिवाइड बाई R1, और ये भी इसके अपॉन में चला जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लिकेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको I1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखिए इस बात को कि जो 1/R होता है वो इक्वल टू होता है G। जो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कंडक्टेंस के। तो कंडक्टेंस की वैल्यू अपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो इसको क्या 1/R1 लिख सकते हैं इसको, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आई टोटल आई मल्टीप्लाई बाई G/G1। देखिए 1/R1 की जगह G1, तो 1/R1 की जगह यहाँ फिर से G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू Gn। इस तरीके से अपने पास सामने निकल के आ गया ये फॉर्मूला। जब भी अपने को I1 की वैल्यू पता करनी होगी तब अपने क्या करेंगे, I जो है वो क्या है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय कंडक्टेंस ऑफ दैट ब्रांच डिवाइड बाय सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ ऑल ब्रांचेस। इस तरीके से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको फटाफट अपने जर्नलाइज कर लेंगे। जर्नलाइज किस तरीके से करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। सपोज करते हैं अपने को IN की वैल्यू पता करनी है, I ऑफ nth ब्रांच के अंदर अपने को करंट पता करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल I मल्टीप्लाई बाई कंडक्टेंस ऑफ दैट ब्रांच, कंडक्टेंस ऑफ nth ब्रांच डिवाइड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस अप टू Gn। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये अपने पास जनरल फॉर्मूला हो गया, जिसमें किसी भी ब्रांच के अंदर अपने को अगर करंट कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूले से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से अपनी बात खत्म होगी। किसके लिए, करंट डिवीजन रूल अपना खत्म हो गया। किसके लिए, R, L और Z के लिए अपने टोटल बात कर ली। और इनफाइनाइट R, अगर Rn रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तब भी किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी अपन ने बात कर ली है। अब अपने C की बात करेंगे। बिल्कुल पहले आप उसका डेरिवेशन भी देखेंगे अपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट केस अपना डिस्कस हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं अपने। सेकंड केस जो मैं ले रहा हूं, सेकंड केस क्या है, C। देखिए करंट डिवाइडेशन रूल है। करंट डिवाइडेशन रूल कहां पे फॉलो होगा, हमेशा पैरेलल में लगेगी करंट डिवाइडेशन रूल। यहाँ प्लस माइनस Vs की बैटरी है और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अब कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये बैटरी किसकी है, ये कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, Cc है। सपोज करते हैं जो टोटल करंट है वो I है और इसमें से करंट I1 जा रहा है और इसमें से करंट I2 जा रहा है। इसमें से करंट कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने डेरिवेशन देखेंगे किस तरीके से आता है, उसके बाद में अपने इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अपने इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको Z में कन्वर्ट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/j ओमेगा C1 और इसके लिए Z2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/j ओमेगा C2। ठीक है, 1/j ओमेगा C2 वैल्यू आ जाएगी। और इसको अपने एक डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, जब भी मैंने क्या बताया था, इसको आप पहले डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, I की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि I की वैल्यू निकल जाए। फिर अपने I1 I2 की बात कर लेंगे। तो I की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस C और C आपको पैरेलल में दिख रहा है, तो मैंने बताया था कि C और C जब भी आपको पैरेलल में दिखे तब आप क्या करिएगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और C और C अगर पैरेलल में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इक्विवेलेंट की। मैंने क्या बताया था, पैरेलल में हो तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू ये होगी, I इसमें से करंट जा रहा है 10 वोल्ट नहीं सॉरी Vs वोल्टेज है। ठीक है, Vs वोल्टेज है। इस तरीके से अब यहाँ से मैं I की वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो इसके लिए Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z इक्विवेलेंट अगर मैं लिखना चाहता हूँ 1/j ओमेगा C1 प्लस C2। इस तरीके से C1 प्लस C2 ये वैल्यू की बात कर सकता हूँ। आगे मैं चलूंगा इसमें से, अगर मेरे को I की वैल्यू लिखनी है तो I की वैल्यू मैं लिखता हूँ Vs बाई Z इक्विवेलेंट। इस तरीके से लिखता हूँ I की वैल्यू, क्योंकि Z R और L के लिए जो रूल होता है वो इसी तरीके से फॉलो होता है। तो अपने Vs डिवाइड बाई Z इक्विवेलेंट की मैं वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, कितनी है, 1/j ओमेगा
C1 प्लस C2, इस तरीके से बात होगी। अब I की मैं इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख लेता हूँ VS। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा J ओमेगा C1 प्लस C2। इस तरीके से अपने पास I की वैल्यू आ गई। अब I की वैल्यू आ गई तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, जो I1 की वैल्यू मैं जो लिखता हूँ वो लिखता हूँ VS डिवाइड बाई Z1, इस तरीके से लिखता हूँ I की वैल्यू। तो यहाँ से VS की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ताकि अपने पास इजी वे में आ जाए। तो VS की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, I डिवाइड बाई J ओमेगा C1 प्लस C2, ये आ गई VS की वैल्यू। अब VS की वैल्यू ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितनी आएगी VS की वैल्यू, I डिवाइड बाई J ओमेगा C1 प्लस C2, ये आ गई किसकी वैल्यू, VS की वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कितना है 1 अपॉन Z1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन J ओमेगा C1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, I डिवाइड बाई J ओमेगा C1 प्लस C2, और ये J ओमेगा C1 ऊपर चला जाएगा J ओमेगा C1, तो क्या हो जाएगा इसमें से J ओमेगा से J ओमेगा अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ I1 इक्वल टू J ओमेगा से J ओमेगा कैंसिल हो गया, I मल्टीप्लाई बाई C1 अपॉन में C1 प्लस C2, ये अपने पास क्या आ गई I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई। अब मैं इस सर्किट को मिटा के नीचे लिख रहा हूँ, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अपने ये रिजल्ट पढ़ा रहने देते हैं, अब आएगा अपना I2 की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है, देखिए I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा मेथड क्या है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है प्लस VS और यहाँ 0। ठीक है, तो प्लस VS कर दूंगा, प्लस VS डिवाइड बाई कितना Z2, क्योंकि इसका इम्पीडेंस कितना है Z2 इम्पीडेंस है। तो VS की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा, देखिए यहाँ से VS की वैल्यू I अपॉन J ओमेगा C1 प्लस C2, इस तरीके से ये I की वैल्यू आ गई। इसके बाद सॉरी VS की वैल्यू आ गई। इसके बाद में आपने को क्या लिखना है डिवाइड बाई Z1 1 अपॉन Z2 की वैल्यू है 1 अपॉन J ओमेगा C2 1 अपॉन J ओमेगा C2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, I अपॉन में J ओमेगा C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई J ओमेगा C2। अब C2 से C2 J ओमेगा से J ओमेगा कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं। I2 की जो वैल्यू आएगी अपने पास कितनी आएगी, I जो टोटल करंट है मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, देखिए I की वैल्यू जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और Z के लिए आई थी उससे डिफरेंट है। वहां क्या होता था अपोजिट टू दैट ब्रांच, मतलब इस ब्रांच में अगर करंट फाइंड आउट करनी है तो अपने रेजिस्टेंस इस ब्रांच का लेते थे, लेकिन कैपेसिटर में अगर इसमें फाइंड आउट करनी है तो I1 फाइंड आउट करना है तो कैपेसिटर भी C1 लिया जाता है, I2 करंट फाइंड आउट करना है तो कैपेसिटर भी C2 लिया जाता है। अब इसको अपने जर्नलाइज भी देख सकते हैं, जर्नलाइज किस तरीके से देखेंगे, अगर कैपेसिटर के केस में अपने को I किसी भी n ब्रांच की फाइंड आउट करनी है तो अपने किस तरीके से कर सकते हैं, टोटल करंट जो भी है I टोटल मल्टीप्लाई बाई C ऑफ दैट ब्रांच डिवाइड बाई सम ऑफ कैपेसिटेंस। तो टोटल सम कर देंगे कैपेसिटेंस का डिवाइड बाई, तो इस तरीके से अपने I निकाल सकते हैं किसी भी। इस तरीके से अपने करंट डिवीजन रूल के लिए अपने तीनों तरह की बातें कर ली, किसके लिए R L Z, और इसके अलावा अपन ने बात कर ली है C के लिए भी बात कर ली है। C के लिए सेम वाला कैपेसिटेंस लेते हैं और उसके लिए अपोजिट वाला लेते हैं, और अपने ने इनफाइनाइट वाली भी बात कर ली थी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब अपने क्या बात करते हैं, करंट डिवीजन रूल अपना यहीं पे इतनी ही बात है करंट डिवीजन रूल में।
उसके बाद में एक और क्वेश्चन आपके मन में राइज हो सकता है, क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि ये पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जो मैंने लिए थे Rn तक, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। Rn तक रेजिस्टेंस लिए थे, R2 R3 अप टू मैंने Rn तक लिए थे। लेकिन अगर Is करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है और ये अप टू इनफाइनाइट है तो क्या होगा, आप देखिए अप टू इनफाइनाइट। अगर मेरे को आर इक्विवेलेंट, सुबह ही मैंने एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले डिस्कस कराया था कि अगर अपने को आर इक्विवेलेंट इस तरीके से फाइंड आउट करना है तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है, देखिए जब भी दो रेजिस्टेंस होते हैं आर लिख लेते हैं अपने, मान लो, और आर इस तरीके से होते हैं, तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है, R/2, ठीक है। अगर 3 होंगे तो कितना आएगा, R/3, 4 होंगे तो कितना आएगा, R/4। अगर ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाती है और अपने क्या है, R और इनफाइनाइट टाइम कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, R/n होता है, और R का n कितनी टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब उस केस में क्या हो जाता है, ये शॉर्ट ही हो जाता है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, R1 में से, R2 में से, या किसी भी सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगी अगर ये इनफाइनाइट टाइम है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये R1 है, R2 है, R3 है, जैसे जैसे अपने पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन ये तो क्या है, इनफाइनाइट टाइम है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको इनफाइनाइट टाइम लिखेंगे तो अपना रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ही 0 है तो टोटल करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगी, तो किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया इनफाइनाइट टाइम के लिए। और एन टाइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था, G1 वाला, ठीक है, G1 अपॉन में G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू Gn, इस तरीके से बात कर ली थी। अब मैं बात करूं किसकी, अब बात करता हूं वोल्टेज डिवाइडेशन रूल की, वोल्टेज डिवीजन रूल। अब देखते हैं वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड होता है। अच्छा, जब मैंने बात की थी करंट डिवाइडेशन रूल, जो करंट डिवाइड होता है हमेशा पैरेलल में होता है, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम ही होता है। तो जब भी करंट डिवाइडेशन रूल की बात करूं तो हमेशा पैरेलल ब्रांच के लिए, इसीलिए मैंने सब आर पैरेलल में बनाए थे, इंडक्टर पैरेलल में बनाए थे, कैपेसिटर भी पैरेलल में बनाए थे, क्योंकि पैरेलल में ही करंट डिवाइड होता है। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जो होता है हमेशा डिवाइड कहाँ होगा, सीरीज में डिवाइड होता है, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट रहता है। तो इसलिए इस तरह के सर्किट क्या बनेंगे, इसमें सीरीज वाले सर्किट बनेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं जिससे अपने पास क्लियर हो जाए। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख लेंगे एक बार। इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल करंट है IS। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, V1 की। V1 की वैल्यू किस तरीके से लिख सकता हूँ, IR से। R कितना है, IR1, ठीक है। इसी तरीके से V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V2 में I कितना है, IS लिख रहा है अपने, तो IS लिख देंगे। R कितना है, R2, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आ गई, लेकिन अपने को IS नहीं पता है तो IS की वैल्यू मैं पहले फाइंड आउट करूंगा। IS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करूंगा, मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा। R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना हो गया, R1 प्लस R2, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई तो IS की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VS डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, VS डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये आ गई अपनी IS की वैल्यू। तब इस IS की वैल्यू से V1 निकालने की कोशिश कर लूँगा, VS डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई R1 जो है वो पहले से प्रेजेंट था। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं तो V1 की वैल्यू आ जाएगी VS मल्टीप्लाई बाई R1 अपॉन में R1 प्लस R2। देखिए ये जस्ट उसके अपोजिट आ गया। V1 की वैल्यू जो है इसमें जो है, जो V1 अगर अपने को फाइंड आउट करना है
तो R1 ही रेजिस्टेंस लेंगे, जबकि करंट में क्या करते थे, अपोजिट रेजिस्टेंस लेते थे। इसी तरह से अगर अपने को V2 फाइंड आउट करना है तो V2 क्या होगा, IS इंटू R2, और IS की वैल्यू जो मैं निकाल के रखा हूँ कहाँ पे, VS डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 से, तो यहाँ से टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, VS मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, अब इस तरीके से V2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, VS मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मतलब ये जो जिसकी V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो R2 रेजिस्टेंस लेते हैं ऊपर। ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वही रेजिस्टेंस लेते हैं, ये रूल इसमें फॉलो होता है। अब इसको अपने जर्नल भी डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, अगर अपने को Vn फाइंड आउट करना है, Vnth एलिमेंट का, तो Vs यहाँ टोटल लिख सकते हैं, टोटल मल्टीप्लाई बाई R ऑफ nth डिवाइड बाई टोटल R, TOT टोटल R। अच्छा, इस तरीके से अपने जर्नल डिफाइन कर सकते हैं। अब अपने फटाफट देख लेते हैं सबके लिए। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया R रेजिस्टेंस के लिए, वोल्टेज डिवीजन रूल किस तरीके से लगाते हैं। अब फटाफट तीन केस अपने पढ़ते होते हैं ना एक साथ, वो तीनों केस अपने एक साथ पढ़ लेते हैं। किस किस के लिए अपने सबसे पहले स्टडी करते हैं। अच्छा, अपने थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं इसमें, क्योंकि ये सिंपल चीजें हैं और अपना सिलेबस काफी बड़ा है, तो फटाफट अपने कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। तो आर एल जेड इस तरीके से बात करनी है। आर एल जेड के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आर एल जेड के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, वीएस का वोल्टेज सोर्स लगे हैं और उसके अलावा सीरीज में एक R1 रेजिस्टेंस लगा है, एक R2 रेजिस्टेंस लगा है, और ये यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, दूसरा प्लस माइनस VS लगा है, फिर से इंडक्टर का केस ले रहा हूँ मैं। इंडक्टर दोनों के दोनों सीरीज में लगे हैं और इस तरीके से क्लोज सर्किट है। इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जेड की। यहाँ लगा है Z1 और यहाँ लगा है Z2 और इस तरीके से क्लोज सर्किट है। अच्छा, इसमें से करंट जा रही है I, यहाँ प्लस माइनस V1 वोल्टेज है, यहाँ प्लस माइनस V2 वोल्टेज है, यहाँ प्लस माइनस V1 वोल्टेज है, यहाँ प्लस माइनस V2 वोल्टेज है। L1 ये इंडक्टेंस है, L2 ये इंडक्टेंस है, प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2। ठीक है, इस तरीके से इतनी बात होगी अपने पास। अब अपने को फटाफट V1 और V2 की वैल्यू अपने को लिखनी आनी चाहिए। देखिए इन तीनों के लिए सेम ही वैल्यू होती है, आप फटाफट लिख ले देंगे। अगर मेरे को वैल्यू V1 की पता करनी है तो क्या लिखता हूं मैं, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई किसका लिखना है, उसी की रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, V2 की वैल्यू मैं लिखूंगा तो VS मल्टीप्लाई बाई जिसका फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह से V1 की वैल्यू यहाँ बात करूंगा तो VS जो है टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई L1 जिसका इंडक्टेंस, उसी की बात करूंगा। जिसके अक्रॉस वोल्टेज पता फाइंड आउट करना है उसी के इंडक्टेंस की बात करूंगा। V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, V2 VS मल्टीप्लाई बाई L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। ये बात होगी अपनी L2 की, सॉरी V2 की। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। VS जो टोटल है मल्टीप्लाई बाई Z1 अपॉन में Z1 प्लस Z2, मतलब जिसका है रिएक्टेंस उसी की बात करेंगे। जिसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है वही लेते हैं यहाँ। VS मल्टीप्लाई बाई Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। इस तरीके से बात होगी अपनी। इस तरीके से अपने तीनों ही केस डिस्कस हो गए किस तरीके से अपने इसको लेना है। नेक्स्ट अपने कैपेसिटर की बात करेंगे, किस तरीके से कैपेसिटर में लेना है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है, जो Z है इसकी वैल्यू किस तरीके से होती है, Z की वैल्यू, Z की वैल्यू जो होती है Z जैसे 5 at an angle of 30, इस तरीके से वैल्यू होगी इसकी। इसके साथ एंगल भी होगा, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करनी है, जो एंगल है वो भी लेना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 cos, इतना आपको पता होगा, 5 cos 30 प्लस j sin 30। इस तरीके से मतलब या तो आप आई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से लेंगे या फिर एंगल भी साथ में लेके चलेंगे। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके नहीं चलना है कि आप एंगल को इग्नोर कर दो तो पूरा क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जेड जो होता है हमेशा अपने को
पूरा पूरा लेके चलना है विद एंगल। आगे जेड के बारे में एसी वाले में, एसी जब अपने डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट ऑफ एसी एनालिसिस, उस टाइम अपने डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने कैपेसिटर के बारे में। जो सेकंड केस, फर्स्ट केस अपना डिस्कस हो गया, क्या था, आर या एल या जेड। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर की हमेशा ही अपने स्पेशल बात करते हैं, तो स्पेशल बात करेंगे यहाँ भी। क्या है, प्लस माइनस एक वीएस का वोल्टेज सोर्स लगा है, उसके बाद में कैपेसिटर क्या लगा दिया मैंने, हमेशा ही चाहे कोई सा भी केस हो अपने सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर अपने को बात किसकी कर रहे हैं, वोल्टेज डिवीजन की। तो वोल्टेज डिवीजन कब होगा, जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे। ठीक है, इस तरीके से वोल्टेज आ गया अपना, यहाँ से करंट चला गया आई एस। अब इस पे कैपेसिटर में फिर से बात करता हूँ। कैपेसिटर में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका कैपेसिटर का रिएक्टेंस की फॉर्म में लिख देता हूँ। Z1 की वैल्यू है 1/j⍵C1। इसी तरीके से इसको क्या लिखता हूँ, Z2 इक्वल टू 1/j⍵C2। ये बात होगी आपकी सीधी सीधी। अब अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, आई एस की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो क्या लिखता हूँ मैं, VS डिवाइड बाई जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, और जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ऊपर पुट कर देंगे। जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए दोनों के दोनों जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों सीरीज में है, तो Z1 प्लस Z2 इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और Z1 प्लस Z2 1/j⍵C1 प्लस 1/j⍵C2। ये बात आ गई जेड इक्विवेलेंट की। अब अपने क्या करेंगे, जेड इक्विवेलेंट की इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं j⍵C1 C2, ये आ गया अपना एलसीएम। तो जन C2 प्लस यहाँ आ गया C1। ठीक है, ये जेड इक्विवेलेंट आ गया अपना। अब मैं जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ। क्या आएगी वैल्यू, आई एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी VS डिवाइड बाई जेड इक्विवेलेंट कितना है, C2 प्लस C1 डिवाइड बाई j⍵C1 C2। इस तरीके से बात होगी अपनी। अब अपने को इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई j⍵C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसको मैंने थोड़ा सही करके लिख दिया। ठीक है, लिख दिया सही करके। इसके बाद में सबसे पहले मैं बात किसकी करता हूँ, V1 की। अगर मैं V1 की बात करता हूँ तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IS मल्टीप्लाई बाई R नहीं है यहाँ पे, क्या है Z1। तो Z1 IS की वैल्यू देखो मैंने पहले से निकाल रखी है। IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VS मल्टीप्लाई बाई j⍵C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में Z1 की वैल्यू ये रही 1/j⍵C1, यहाँ पुट कर देंगे 1/j⍵C1। देखिए यहाँ से j⍵C1 और j⍵C1 कैंसिल हो गया, तो V1 की वैल्यू अपने फिर से लिख लेंगे VS मल्टीप्लाई बाई ऊपर क्या बच गया, C2 बच गया डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये अपना फर्स्ट V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से V2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं अपने। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, IS मल्टीप्लाई बाई Z2। IS की वैल्यू जो मैंने पहले से यहाँ निकाल के रख रखी है कितनी है, VS मल्टीप्लाई बाई j⍵C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब मैं इसको क्या कर लूँगा, Z2 की वैल्यू लिखनी है। Z2 की वैल्यू अगर लिखनी है तो Z2 की वैल्यू कितनी है, 1/j⍵C2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। j⍵C2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैं बिल्कुल इसको सही करके लिख लेता हूँ। V2 की वैल्यू है VS मल्टीप्लाई बाई, देखिए यहाँ से C1 के बच गया, C1 प्लस C2। ये आ गई अपनी बात, ये अपनी सिंपली बात आ गई। V1 और V2 के लिए अपने ने फाइंड आउट कर लिया, किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। जब आपको V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको C2 लिखा है, जब V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो C1 लिखा है। तो इसका मतलब अपने अपोजिट कैपेसिटर लेते हैं। जब भी बात करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल की, तो आपको कैपेसिटर के केस में अपोजिट लेना है और रेजिस्टेंस के केस में सेम लेना है। ये बात अपने लास्ट में समरी भी बना लेंगे इस बात की, ताकि आपको बिल्कुल नोट्स में वो समरी लिख लेना, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी।
देखिए इतना आपने डेरिवेशन डिस्कस कर लिया, उसके बाद में हमने क्या डिस्कस करते होते हैं, कैपेसिटर के बारे में डिस्कस हो गया, आर एल जेड के बारे में, तीनों सर्किट भी डिस्कस हो चुके हैं। अब अपने डिस्कस किया था पिछली बार, इसी तरीके से इसमें भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स है, आर एन की सीरीज है ना, वो लगाएंगे अब अपने। एक वोल्टेज सोर्स है वी एस, इसके सीरीज में जो मैंने आर एन की सीरीज वाला क्वेश्चन वहां पे कराया था ना, जो आर एन की सीरीज में आर एन रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगे थे, वो एक बार गेट में पूछा गया था, इसीलिए वो थोड़ा सही हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, तो आप उसकी केयर कीजिएगा। इजी है चीजें। ये अपने सिंपल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, कैपेसिटेंस में बाद में कर लेंगे, पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ मैं सिंपल। उसमें रेजिस्टेंस की बात की थी ताकि अपना रिजल्ट भी कंपेयर हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब यहाँ R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ R3 रेजिस्टेंस है, अप टू Rn रेजिस्टेंस तक है। ये वोल्टेज है प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस Vn। इस तरीके से बात करता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें करंट कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी की। वी की जब भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई R1, तो आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू कितनी निकल सकता हूँ मैं, V बाई आर इक्विलेंट। अब आर इक्विलेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर इक्विलेंट अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, आर इक्विलेंट की वैल्यू है R1 प्लस R2 प्लस R3, सबके सब सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो अप टू Rn। इस तरीके से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को लिख सकता हूँ। तो आई की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा वी एस, क्योंकि सोर्स वोल्टेज है जो अपन ने वी एस ले रखा है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, इस तरीके से लिख सकता हूँ आई की वैल्यू। अच्छा, अब अपने को V1 की वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करनी है तो इसको लिखेंगे वी एस। देखिए आई V1 की वैल्यू क्या आती है, I1 मल्टीप्लाई बाई R1, I मल्टीप्लाई बाई R1, तो I की वैल्यू क्या है, VS डिवाइड बाई, डिवाइड वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। यहाँ तक वैल्यू किसकी होगी, I की वैल्यू होगी। अब मल्टीप्लाई बाई क्या था, R1। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। किसी भी अगर अपने को वोल्टेज डिवीजन में इस तरीके से कनेक्टेड हो सीरीज में रेजिस्टेंस, वहां पैरेलल में कनेक्टेड है तब भी अपन ने देख लिया था, अब सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तब ये फॉर्मूला होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से मतलब निकाल सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने को इसको जर्नलाइज करना चाहें तो v ऑफ nth का v निकालना है तो v ऑफ सोर्स या टोटल कुछ भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई r ऑफ nth ब्रांच डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस जो भी है आपके, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू सर्किट आप चेंज कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, ये हो गया अपना nth ब्रांच के लिए। जिस ब्रांच का अपने को क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, उसी ब्रांच का मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ और डिवाइड बाई सम ऑफ टोटल करता हूँ। इसके अलावा मैंने एक बात आपको और डिस्कस की थी वहां पे, इनफाइनाइट में अगर लगे हों, ये सर्किट यहीं नहीं खत्म हो रहा, ये सर्किट आगे चल रहा है, ये सर्किट भी आगे चल रहा है, ये सर्किट चल रहा है अप टू इनफाइनाइट। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा अप टू इनफाइनाइट का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बात की है कि अपने दोनों जगह बातें कर रहे हैं, सेम सेम बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। आई की अगर मैं बात करूंगा तो वी एस बाई आर इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं फिर से, लेकिन यहाँ जब आर इक्विवेलेंट निकालने जाऊंगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू इनफाइनाइट। जब भी इनफाइनाइट तक वैल्यू को रेजिस्टेंस को ऐड करूंगा, चाहे वो 0.00005 ही हो, लेकिन इनफाइनाइट तक ऐड करूंगा तो कभी ना कभी इसकी वैल्यू ऑलवेज इनफाइनाइट ही आएगी। तो इनफाइनाइट अगर वैल्यू आएगी तो बी एस बाई इनफाइनाइट 0, इसका मतलब जो करंट जाएगी वो 0 एम्पीयर करंट जाएगी, यहाँ से कुछ भी फ्लो नहीं कर पाएगी।
तो ये करेगा बिहेव ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। तो V1 जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा 0, V2 भी 0, V3 भी 0, इस तरीके से सारे ड्रॉप ही 0 होंगे। जो सबका सब वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ इस ओपन सर्किट के अक्रॉस मान सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने क्या मान सकते हैं इसके अंदर, ये बातें होगी अपनी यहाँ तक। आप इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं। प्रैक्टिकली किस तरीके से सोचेंगे, जैसे R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस इस तरीके से इनफाइनाइट तक कनेक्ट किया, इसका मतलब उसका टोटल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। अगर टोटल रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट है तो सपोज को तो उसमें करंट कैसे जाएगी। अगर किसी चीज को रजिस्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इनफाइनाइट लोग हैं, तो करंट को फ्लो ही नहीं करने देंगे। तो ये बात होगी। इस तरीके से अपने वोल्टेज डिवीजन की भी बात कर ली, कैपेसिटर के लिए भी बात कर ली, बाकी है कैपेसिटर के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं, क्या बात करता हूं, कैपेसिटर के बाद ना वोल्टेज डिवाइडेशन और करंट डिवाइडेशन रूल पूरा एंड हो चुका है। अब अपने एक समरी बना लेते हैं, इससे अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप इन चीजों को अपने कहाँ नोट्स में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको फटाफट आप इन चीजों को रिवाइज करेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, बाकी डेरिवेशन आपकी समझ के लिए थे, उनको आपको ऐसे नहीं मानना है कि अपने को ये आना ही चाहिए। आर एल और जेड, आर एल और जेड की बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने आर एल और जेड की बात की थी। तो आर एल और जेड में मैंने क्या बोला था कि I1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अब जो I है वो टोटल लूंगा और अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन में R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से I2 की मैं बात कर लेता हूँ। I2 को मैं किस तरीके से बात करता हूँ, VS मल्टीप्लाई बाई जो अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल R1 प्लस R2। यहाँ क्या हो सकता है, R की जगह R, L और Z। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसके बाद में इसी केस में करंट डिवीजन में दूसरा रूल क्या था, सी के लिए बात करता हूं मैं। सी के लिए किस तरीके से बात करूंगा, फर्स्ट ये था, सेकंड ये है। सी के लिए बात करता हूं। सी के लिए क्या होता है, सी के लिए अगर मैं I1 की बात करूंगा, I1 की, तो I जो टोटल होगी मल्टीप्लाई बाई C1 प्लस C2, इसको लिख सकता हूँ I जो टोटल होगी मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये समरी आपने लिखी। उसके बाद में सेकंड अपना करंट डिवीजन रूल में आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड है अपना वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फिर से फर्स्ट से, किसकी बात करूंगा, आर एल जेड की बात करूंगा। आर एल जेड में किस तरीके से आपको बात करनी है, आर एल जेड में जब आई की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, सॉरी वी की वैल्यू, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन रूल है, तो V1 की वैल्यू क्या करूंगा, VS मल्टीप्लाई बाई, जब R की बात करूंगा तो सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मतलब टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से V2 की बात करूंगा तो VS जो टोटल वोल्टेज है मल्टीप्लाई बाई उसी ब्रांच का जहां पे अपने को क्या करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, उसका ही रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड में बात करता हूं कैपेसिटर के केस में। देखिए कैपेसिटर के केस में हर जगह अलग बात होगी। अपने ने इसमें प्रूफ भी कर लिया है किस तरीके से अलग बात होगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। आप सोचेंगे कि अलग बात कैसे होती है हर बार, तो अपने ने देख लिया है किस तरीके से अलग बात होती है। कैसे लिखेंगे कैपेसिटर में, कैपेसिटर में वोल्टेज के केस में क्या होता है, सेम नहीं होता, अपोजिट होता है। क्या लिखेंगे, C2 मल्टी डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब इसको V2 की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो VS मल्टीप्लाई बाई C1 अपॉन में सॉरी C1 प्लस C2। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में सेम अपोजिट, सॉरी रेजिस्टेंस के केस में अपोजिट, वोल्टेज में सेम, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। करंट में
क्या होगी, सेम, तो यहाँ करंट में अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न करना है। किसी भी एक को लर्न कर लीजिए, उसके बाद में ये करंट डिवीजन रूल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए ताकि आप फटाफट इसको लगा सकें। इसके बाद में अपने कुछ क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी।